सिंप्लीफाइंग फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 11th क्लास के सेकंड यूनिट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ओलंपिक्स क्या होते हैं। ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें दुनिया भर में खेले जाने वाले लगभग सभी गेम्स के कंपटीशंस होते हैं। सभी कंट्रीज़ अपने बेस्ट प्लेयर्स को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं। ये प्लेयर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के मेडल जीतकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आइए अब ओलंपिक गेम के पर्पज़ को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्यों करवाए जाते हैं। तो ओलंपिक गेम्स का मेन पर्पस स्पोर्ट्स की हेल्प से लोगों में यूनिटी, ब्रदरहुड, पीस, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और किसी के साथ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट या कलर को लेकर किसी तरह का भेदभाव ना करने जैसी क्वालिटी को प्रमोट करना है। ओलंपिक गेम्स 4 साल में एक बार होते हैं। 2016 में ये ब्राज़ील के रियो शहर में हुए थे। 2020 में ये जापान के टोक्यो शहर में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आइए अब हम ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला है एंशिएंट ओलंपिक्स और दूसरा है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो पहले हम एंशिएंट ओलंपिक्स यानी कि प्राचीन ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। तो एंशिएंट ओलंपिक्स 776 BC यानी कि 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर से शुरू हुए थे। ग्रीस, जिसे हिंदी में यूनान भी कहा जाता है। ये गेम्स ग्रीस के लोगों के लिए उनके रिलीजियस फेस्टिवल का एक हिस्सा थे, यानी कि धार्मिक त्यौहार का एक हिस्सा थे, जो ये अपने गॉड ज़्यूस के सम्मान में मनाते थे। इनमें जो गेम्स होती थी उनमें एक गेम थी जिसमें सभी प्लेयर्स को पूरी आर्मी ड्रेस पहन के और वेपन्स लेके दौड़ना होता था। इसके अलावा मैराथन रन यानी कि लंबी दूरी की दौड़, उसके अलावा चैरियट रेस यानी कि रथ दौड़, रेसलिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो जैसी गेम्स होती थी। इसके अलावा एक गेम और होती थी जिसका नाम था पैंकराशन। पैंकराशन फ्री मार्शल आर्ट का ही एक फॉर्म था, जिसमें बहुत कम रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, और ये रेसलिंग, बॉक्सिंग, किकिंग, लॉकिंग, चॉकिंग इन सब का मिक्सचर होती थी। इसके अलावा जो इन गेम्स के रूल्स थे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो जो प्लेयर है वो एक फ्री बोर्न ग्रीक होना चाहिए, यानी कि वो ग्रीस का निवासी होना चाहिए, उसे ग्रीक बोल नहीं आनी चाहिए और वो गुलाम यानी स्लेव नहीं होना चाहिए। विमेंस का इन गेम्स को देखना और इसमें पार्टिसिपेट करना दोनों ही अलाउड नहीं थे। विमेंस के लिए अलग से रेस का कंपटीशन कराया जाता था, जो कि उनकी गॉडेस हीरा, जो कि ज़्यूस की वाइफ थी, उनके सम्मान में कराई जाती थी। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना होता था उन्हें कम से कम 10 महीने तक ट्रेनिंग करनी होती थी, और आखिरी का 1 महीना उन जजेस के अंडर ट्रेनिंग करनी होती थी जिन जजेस ने ओलंपिक गेम के कंपटीशन को जज करना होता था। जो प्लेयर्स इन कंपटीशन में विनर्स होते थे उन्हें ऑलिव लीव्स का क्राउन पहनाया जाता था और ऑलिव ऑयल इनाम के रूप में दिया जाता था। जिस प्रकार हमारे देश में तुलसी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह ग्रीक में ऑलिव को पवित्र माना जाता था। इसके साथ ही उनके हेड, आर्म या लेग पर रेड कलर का रिबन बांध दिया जाता था, जो उनके विनर होने को इंडिकेट करता था। एंशिएंट ओलंपिक्स में आज के ओलंपिक्स की तरह विनर्स को किसी तरह के कोई मेडल्स नहीं दिए जाते थे। खिलाड़ी इसमें केवल मान सम्मान, गौरव प्राप्त करने के लिए और फेमस होने के लिए पार्टिसिपेट किया करते थे। इन प्लेयर की जीत को यादगार बनाने के लिए और इन्हें ऑनर देने के लिए इन प्लेयर्स के स्टैचूज बनाए जाते थे। जब रोमन और ग्रीक वॉर में रोमन्स की जीत हुई तो रोमन्स के राजा थियोडोसियस ने इन ओलंपिक गेम्स के ऊपर बैन लगा दिया।
क्योंकि ये गेम ग्रीक अपने गॉड ज़्यूस के सम्मान में कराते थे और रोमन का राजा थियोडोसियस क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करता था और वो ग्रीक लोगों को भी क्रिश्चियन बनाना चाहता था। इसलिए 393 एडी यानी कि 393 ईस्वी में थियोडोसियस ने ये गेम्स बंद करवा दिए। आइए अब हम आते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स पे। मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने का सारा क्रेडिट फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन को जाता है, इसलिए इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है। ओलंपिक स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले कुबर्टिन ने 1892 में पेरिस की सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान कही। 2 साल बाद यानी कि 1894 में कुबर्टिन ने इसी यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव में से 34 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ओलंपिक गेम्स को दोबारा शुरू कराने के फेवर में अपना डिसीज़न दिया। इसी के साथ 25 जून 1894 में पेरिस में ही हुई इंटरनेशनल एथलेटिक कॉन्फ्रेंस में इन गेम्स को करवाने की सहमति दी गई और इसके चलते इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का निर्माण किया गया। इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए कुबर्टिन ने 15 ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट किया जो इन गेम्स को कराने में उनकी मदद कर सकते थे। कुबर्टिन इस कमेटी के सेक्रेटरी बने और 2 साल बाद यानी कि 1896 में इसके प्रेसिडेंट बन गए। ओलंपिक गेम्स की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए ये डिसाइड किया गया कि जिस कंट्री में ये गेम्स खेले जाते थे उसी कंट्री से ही ये गेम्स दोबारा शुरू किए जाएंगे। इसी सोच के चलते इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रीस के एथेंस शहर को चुना गया और 2 साल बाद यानी कि 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए। इसके बाद से लेकर अभी तक ये ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद अलग अलग देशों में करवाए जा रहे हैं। इस दौरान 3 बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन किए गए हों या कैंसिल किए गए हों, जिसमें सबसे पहले आता है 1916 का ओलंपिक्स जो कि जर्मनी के बर्लिन शहर में होना था। ये ओलंपिक वर्ल्ड वॉर 1 के चलते कैंसिल कर दिया गया था। इसके अलावा 1940 का ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में होना था और 1944 का ओलंपिक्स जो कि इंग्लैंड में होना था, ये दोनों भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा 4th ओकेजन इस बार 2020 में आई है जब टोक्यो ओलंपिक्स को 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ओलंपिक गेम्स की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक देश ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करें, यह डिसाइड किया गया कि इन गेम्स के अंदर वो गेम भी ऐड किए जाएंगे जिनको खेलने के लिए आइस फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो गेम जो बर्फ़ के ऊपर खेले जाते हैं, ताकि वो देश भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें जिन देशों में ज़्यादातर समय बर्फ़ पड़ती है। इसी के चलते 1924 में फ्रांस के शैमनी शहर में आइस फील्ड के ऊपर खेले जाने वाले गेम्स कराए गए। इन गेम्स को विंटर ओलंपिक्स का नाम दिया गया। तब से लेकर अभी तक हर 4 साल बाद समर ओलंपिक्स की तरह विंटर ओलंपिक्स भी करवाए जाते हैं। 1992 तक यानी कि 1992 तक समर और विंटर ओलंपिक्स सेम ईयर में करवाए जाते थे। 1992 के बाद यह डिसाइड किया गया कि लोगों को ओलंपिक्स देखने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए समर और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग ईयर में ऑर्गेनाइज करवाए जाएं। 1992 के बाद समर और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप कर दिया गया। जैसे समर ओलंपिक्स 1996 में हुए तो विंटर ओलंपिक्स 1996 में ना होकर 1998 में हुए। इससे लोगों को हर दूसरे साल में ओलंपिक्स देखने का मौका मिलने लग गया। तब से लेके आज तक समर और विंटर ओलंपिक के बीच में 2 साल का गैप रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग सबसे पहले 1920 के ओलंपिक्स जो कि बेल्जियम के
एंटवर्प सिटी में हुए थे उसमें पहली बार फहराया गया था। इस फ्लैग को बैरन डी कुबर्टिन द्वारा बहुत सुंदर ढंग से डिज़ाइन किया गया था। इस फ्लैग का डिज़ाइन बहुत ही सिंबॉलिक है, जैसे इसका बेस वाइट रखा गया है क्योंकि वाइट कलर पीस का सिंबल है। इस फ्लैग में अलग अलग कलर के 5 रिंग बनाए गए हैं। ये 5 रिंग वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स एशिया, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि वर्ल्ड यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस कंट्री में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उस कंट्री में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ओलंपिक फ्लैग और उस कंट्री का फ्लैग दोनों फहराए जाते हैं। और जितने दिन ओलंपिक गेम्स चलते हैं उतने दिन ये फ्लैग्स ऐसे ही लहराते रहते हैं। और ओलंपिक गेम्स के आखिरी दिन यानी क्लोजिंग सेरेमनी वाले दिन इस सिटी का मेयर, जिस सिटी में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे थे, इस फ्लैग को उस कंट्री के मेयर को हैंड ओवर कर देता है जिस कंट्री में नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स करवाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च सबसे पहले 1928 के ओलंपिक्स, जो कि नीदरलैंड के एम्स्टर्डम सिटी में हुए थे, उसमें जलाई गई थी। ये टॉर्च एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स के बीच में कॉन्टिन्यूटी के सिंबल के रूप में जलाई जाती है। इसके लिए इस टॉर्च को ग्रीस के उसी शहर यानी कि ओलंपिया शहर से ही जलाया जाता है जहाँ पे एंशिएंट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। और इस टॉर्च को जलाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो तरीका एंशिएंट टाइम में ग्रीस के लोग किया करते थे। इसे जलाने के लिए सूरज की किरणों को एक जगह पर लेंस की सहायता से केंद्रित किया जाता है, जिससे उसकी गर्मी से जो आग जलती है उससे ये टॉर्च जलाई जाती है। ओलंपिक टॉर्च ओलंपिक स्टार्ट होने से कुछ महीने पहले ओलंपिया शहर से जलाई जाती है और ओलंपिया शहर से लेकर ये अलग अलग देशों से होते हुए उस देश में पहुंचती है जिस देश में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। टॉर्च के ओलंपिया शहर से चलकर उस शहर तक पहुंचने के सफ़र को, जिस शहर में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, उसे ओलंपिक टॉर्च रिले कहा जाता है। इस दौरान ओलंपिक टॉर्च जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, उन देशों के फेमस प्लेयर्स या फेमस पर्सनालिटीज़ इन टॉर्च को लेकर कुछ देर के लिए सड़क के ऊपर दौड़ते हैं ताकि उस कंट्री के लोगों को ओलंपिक गेम्स के बारे में पता चले और ओलंपिक गेम्स और ज़्यादा फेमस हो सकें। ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इस टॉर्च को उस स्टेडियम में लाया जाता है जिस स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हो रही होती है। उस स्टेडियम में एक और बहुत बड़ी टॉर्च बनाई जाती है और इस टॉर्च की मदद से उस बड़ी टॉर्च को जलाया जाता है और वो बड़ी टॉर्च तब तक जलती रहती है जब तक ओलंपिक गेम्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो लैटिन लैंग्वेज के 3 वर्ड से बना है। ये 3 वर्ड हैं सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। इसमें सिटियस का मतलब है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब है हायर और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर। इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम स्पोर्ट्स की हेल्प से एक बेटर वर्ल्ड बनाना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक मूवमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी है जिसका एक इम्पॉर्टेंट काम ओलंपिक गेम्स को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कराना भी है। इसका हेड ऑफिस स्विट्ज़रलैंड के लुज़ान शहर में स्थित है। जिन जिन कंट्रीज़ में नेशनल ओलंपिक एसोसिएशंस बनी हुई हैं वे सभी कंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं। लगभग 206 कंट्रीज़ इस कमेटी की मेंबर हैं। इस समय जर्मनी के थॉमस बाख इसके प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के 2 साल पहले यानी कि 1894 में बनी थी
और इस कमेटी के मेंबर्स को बैरन डी कुबर्टी ने नॉमिनेट किया था और ग्रीक बिजनेसमैन दिमित्रियो विकिलास को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ओलंपिक कमेटी कुछ इस तरह होती है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो 8 सालों के लिए चुना जाता है तथा उसका कार्यकाल 4 सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। प्रेसिडेंट के अलावा 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि 4 साल के लिए चुने जाते हैं और जिन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट के अलावा 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। ओलंपिक कमेटी के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला काम है यूथ में स्पोर्ट्स की हेल्प से मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना। दूसरा, ओलंपिक गेम्स को रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाते रहना। तीसरा, प्लेयर के बीच में कास्ट, कलर, जेंडर को लेकर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होने देना। इसके अलावा गेम्स में डोपिंग को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना। नेक्स्ट ओलंपिक किस देश में और किस तारीख को होंगे ये डिसाइड करना। कौन कौन से खेल ओलंपिक गेम्स में ऐड किए जाएं और कौन से खेल ओलंपिक गेम्स से निकाले जाएं, इस पर डिसीजन देना। और जो कंट्रीज़ ओलंपिक मूवमेंट और ओलंपिक के उद्देश्यों में कंट्रीब्यूट करते हैं उन कंट्रीज़ को एफिलिएशन देना, और जो कंट्रीज़ इनके अगेंस्ट काम करते हैं उनकी एफिलिएशन को कैंसिल करना भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक काम है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये एसोसिएशन 1927 में उस समय के बिजनेसमैन सर दोराबजी टाटा द्वारा किए गए एफर्ट्स और उनके द्वारा की गई फाइनेंशियल हेल्प की सहायता से बनाई गई थी, और सर दोराबजी टाटा ही इस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट भी थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी की बात करें तो इसमें 32 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। इस काउंसिल के हेड को प्रेसिडेंट कहा जाता है और इस काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन 4 साल में एक बार करवाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या काम करती है। तो इसका सबसे पहला और मुख्य काम ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स के लिए प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। इसके अलावा कोई प्लेयर या कोई एसोसिएशन अगर किसी तरह का कोई इनडिसिप्लिन करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। अलग अलग खेलों की एसोसिएशन और फेडरेशन की मदद से प्लेयर्स की ट्रेनिंग, सिलेक्शन और कोचिंग करवाना। ओलंपिक मूवमेंट के उद्देश्यों की रक्षा करना। यंग जनरेशन में अच्छा करैक्टर बिल्ड हो सके इसके लिए फिज़िकल, मॉरल और कल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा देना। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स उन लोगों के लिए करवाए जाते हैं जो लोग फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं। इन गेम्स को शुरू करने का सारा क्रेडिट जर्मन में पैदा हुए तथा इंग्लैंड में पले बढ़े सर लुडविग गटमैन को जाता है। गटमैन बाय प्रोफेशन एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिसेबल्ड हुए आर्मी मैन्स के लिए इंग्लैंड में ये गेम्स करवाए। उस समय गटमैन ये गेम्स हर साल करवाते थे। धीरे धीरे ये गेम्स इतने फेमस हो गए कि और कंट्री के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हो गए। इसी के चलते 1960 में इटली के रोम शहर में पहले पैरालंपिक गेम्स करवाए गए। इसी के चलते 1976 में स्वीडन में पहले विंटर पैरालंपिक गेम्स भी करवाए गए। तब से लेकर अभी तक जिस साल ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी साल और उसी शहर में पैरालंपिक गेम्स भी कराए जाते हैं, और इसी तरह जिस साल विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसी तरह उसी साल उसी जगह पे विंटर पैरालंपिक्स भी करवाए जाते हैं। पैरालंपिक गेम्स में फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट की 10 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और वो प्लेयर अपनी ही कैटेगरी में compete करता है। ये कैटेगरीज कुछ इस तरह से बनाई गई है, जैसे व्हील चेयर वाले प्लेयर्स की अलग कैटेगरी होती है, वो प्लेयर्स जिनकी एक टांग नहीं है उनकी अलग कैटेगरी होती है, वो प्लेयर्स जो आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते उनकी अलग कैटेगरी होती है। इस तरह से ये 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं और प्लेयर्स अपनी इसी कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ ही compete करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।